कोने में पहुंची तो क्लेओपेत्रा अपने दोनों हाथ से अपनी पोशाक थामे तारीकियों की तरफ बढ़ती नजर आई। शकुंतला ने भी रफ्तार तेज कर दी और क्लेओपेत्रा के सर पर पहुंच गई। अपने पीछे कदमों की आवाज सुनकर क्लेओपेत्रा पलटी तो शकुंतला को सर पर पाकर चौंकी, लम्हे भर को ठिठकी और फिर पलटकर सरपट भागने लगी। शकुंतला ने भी अपनी रफ्तार तेज कर ली। क्लेओपेत्रा ने चूंकि बारीक लेकिन ऊंची हील वाले जूते पहन रखे थे, लिहाजा से तेज भागने में दुश्वारी पेश आ रही थी। ऊपर से इसका अरूसी जोड़ा इतना भारी भरकम था कि क्लेओपेत्रा के लिए भागना दूभर हो रहा था। उसे पता चल चुका था कि शकुंतला ने इस हड़बूंग में इस पर नजर रखी थी और अब इसके ताकुब में आ रही थी। जादू तो शकुंतला का काम न कर सकता था, मगर हाथापाई तो कर ही सकती थी। कोई डंडा उठाकर तो क्लेओपेत्रा के सर पर मार ही सकती थी। और फिर क्लेओपेत्रा कौन सी जादूगरनी थी, वो तो सिर्फ शिमाला देवी के जूतों की मौजूदगी में शकुंतला के जादू से महफूज थी। चूंकि वो हुक्मरान मलका थी, लिहाजा शकुंतला को उसने बज़ोरे ताकत अपना गुलाम बना रखा था। लेकिन अब हालात यकसुर मुख्तलिफ हो चुके थे। सीजर कत्ल हो चुका था, थीबस पर उक्तेदीन और ब्रूटस के हामियों ने कब्जा कर लिया था, बल्कि अब तक खाना जंगी और कत्लेआम भी शुरू हो चुका होगा। उधर क्लेओपेत्रा ब्रूटस की फौजों से डरकर भागी थी और इसलिए भी कि इसके मुहावजों का दस्ता कब तक बागियों का मुकाबला करता और फिर इसके मुहाफिज आहिस्ता आहिस्ता तितर बितर भी होने लगे थे। और क्लेओपेत्रा किसी भी सूरत में कैदी न बनना चाहती थी, इसलिए महल की तारीक और राहदरियों की तरफ भाग निकली थी। गो शकुंतला के लिए सुनहरी मौका था। वो कहीं रुपोश हो जाती और जैसे ही क्लेओपेत्रा एक खास फासले से ज्यादा शकुंतला से दूर होती, जूतों का हिसार टूट जाता और वह आजाद होकर फरार हो सकती थी। लेकिन शकुंतला भी ज़हीन थी। वो जानती थी कि अगर वो कनीज समझकर पकड़ी गई और उधर क्लेओपेत्रा भी पकड़कर इसी महल में कैद कर दी गई तो फिर वो जादुई जूतों के हिसार के अंदर ही बंद रहेगी और ऐन मुमकिन है इस हंगामा राई में किसी नपे तुले वार से वो खुद ही कत्ल ना हो जाए। और क्लेओपेत्रा जो पैदाइशी शहजादी और इस महल की मुस्तकिल रहायशी थी, वो ज़रूर किसी खुफिया रास्ते से आगाही रखती होगी। इसलिए शकुंतला ने क्लेओपेत्रा का ताकुब करना बेहतर जाना। वो जानती थी कि फरार होते हुए शाही अफाद ऐसे मौक़ों पर बुखलाए और इंतहाई खौफजदा होते हैं, और ये भी ख्वाहिश रखती थी कि इतनी कठिनाइयों के बाद शिमाला के तिलिस्मी जूते हासिल ना हुए तो क्या फ़ायदा। जूते मिलने का एक ही तरीका था कि क्लेओपेत्रा को रोक लिया जाए, लेकिन क्लेओपेत्रा तो ऐसे भाग रही थी जैसे इंसान के पीछे अचानक कुत्ता लग जाए तो वो भागता है, लेकिन फिर भी वो शकुंतला की फुर्तियों का मुकाबला करने की सही न रखती थी। जल्द ही शकुंतला क्लेओपेत्रा के सरवर पहुंच गई, लेकिन इससे पहले कि शकुंतला क्लेओपेत्रा को पकड़ने में कामयाब होती, क्लेओपेत्रा ने उसे झुकाई दी और अचानक सामने आने वाले रास्ते में से दाएं तरफ घूमकर मजीद तेज से भागने लगी। दरहकीकत वो अब शकुंतला से जान छुड़ाना चाहती थी और इसका सामना करने की हिम्मत न रखती थी। शकुंतला अपने ही जोर में सीधी चली गई, लेकिन क्लेओपेत्रा को दाएं मुड़ते देखकर रुकी, पलटी और फिर झपटी। लेकिन अब क्लेओपेत्रा उसे कुछ यूं नजर आई कि दाएं पैर की उंगली और अंगूठे की मदद से इसने एक जूता उतारा और फिर बिला तखीर दूसरा जूता भी उतार कर हाथों में पकड़ लिया और एक बार फिर भाग निकली। अब किसकी रफ्तार खासी तेज थी, क्योंकि वो पहले शिमाला के जादुई ऊंची अड़ी वाले जूते पहनकर दौड़ रही थी। जैसे ही क्लेओपेत्रा ने जूते उतारे, शकुंतला ने इत्मीनान की गहरी सांस ली कि इससे शकुंतला को दो फायदे नजर आए। पहला ये कि क्लेओपेत्रा को ये पता ही नहीं था कि अगर वह तिलिस्मी जूते पहने उड़ने की ख्वाहिश करती तो फिर शकुंतला कुछ ना कर सकती थी कि क्लेओपेत्रा उड़ती चली जाती, लेकिन क्लेओपेत्रा को शायद जूतों की इस खूबी का पता ही नहीं था। दूसरी बात यह है कि अब जूते क्लेओपेत्रा के हाथों में से छीनने निस्बतन शकुंतला के लिए आसान था। यूं शकुंतला का वलवला दुचंद हो गया और इसने पूरी कुव्वत से ताकुब शुरू कर दिया, जबकि क्लेओपेत्रा यूं बकटुट भागने की आदी ही ना थी। इसने तो सारी जिंदगी पुरताश गुजारी थी, फिर इसका भारी भरकम अरूसी जोड़ा उसके तेज भागने की राह में बहुत बड़ी रुकावट था। लिहाजा शकुंतला ने जल्द ही क्लेओपेत्रा को जा लिया और इसको पहले कपड़ों फिर बालों से घसीट कर गिरा लिया और लातों घूसों की जद पर रख लिया। क्लेओपेत्रा के तो ओसान हता हो गए। इस हड़बूंग में जूते क्लेओपेत्रा के हाथों से निकलकर दूर जा गिरे। शकुंतला चीते किसी तेजी से जूतों पर लपकी और जूतों की एड़ी उठाकर यूं सीने से लगा ली जैसे यही इसका कुल असासा हो। हैरत की बात यह थी कि शकुंतला का ख्याल था कि क्लेओपेत्रा भी जूतों पर झपटेगी, लेकिन क्लेओपेत्रा ने तो सिरे से ऐसी कोई कोशिश ही नहीं की। और जब शकुंतला ने पलटकर देखा तो क्लेओपेत्रा उसे दूर राहदरी में सर पर पांव रखकर भागती नजर आई। लम्हे भर को शकुंतला ने सोचा कि इसे जा लूं, मगर फिर ये सोचकर रुक गई कि जूते तो हाथ आ ही गए हैं, लेकिन चूंकि फिलहाल ये जूते क्लेओपेत्रा के मातहत हैं, तब वक्त वो भागती हुई इनकी हदूद से बाहर निकल जाए। लिहाजा शकुंतला वहीं बैठ गई और अपनी सांसें दुरुस्त करने लगी। बेतहाशा भागने की वजह से इसका सीना धोखनी की मानत फूल और पिचक रहा था। बाल बिखर चुके थे और पसीना मसामों से फूट पड़ा था। वो वहीं राहदरी में ही दीवार के साथ टेक लगाकर और टांगे पसार कर वजूद को ढीला ढाला छोड़कर बैठ गई। कुछ देर बाद ओसान बहाल होना शुरू हुए तो वो सर उठा इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी और बगौर देखने से उसने अंदाजा कायम किया कि ये कोई महल से बाहर निकलने का खुफिया रास्ता है। ऐसी सुरंगें और खुफिया रास्ते हर दौर में
हर हुक्मरान अपने महलात में रखते हैं ताकि आखिरी वक्त में फरार हुआ जा सके। फिर यह सोचकर शकुंतला परेशान हो गई कि ये ना हो कि क्लेओपेत्रा के ताकुब में कोई इसके रास्ते की तरफ आ निकले और शकुंतला जो अभी तक एक आम सी लड़की थी एक बार भी फंस कर रह जाए। ये सोचते ही वो तेजी से उठी और इसी तरफ चल दी जिधर क्लेओपेत्रा गई थी, क्योंकि वो समझती थी कि यकीनन ये रास्ता महल से दूर किसी वीराने में जाकर निकलेगा। और यही हुआ। तकरीबन 1 घंटा चलने के बाद उसे हल्की हवा का एहसास हुआ और वो और तेज चलने लगी। जल्द ही वो सुरंग के धाने पर जा पहुंची। बाहर निकलते ही उसे तारों भरा आसमान नजर आया। चांद निकला हुआ था। 14वीं की रात थी। आगे वसी सहरा ठाठे मारा था। सहरा की रात हमेशा खुनक होती है। शकुंतला को भी खुशगवारियत का एहसास हुआ और वो गहरे गहरे सांस लेकर ताज़ा हवा फेफड़ों में मुंतकिल करके अपना तनफ्फुस बहाल करने लगी। चांदनी रात में दूर दूर तक उसे क्लेओपेत्रा का कोई निशान न मिला। वो अपनी उकाबी नजरों से पूरी तरह काम लेने लगी, लेकिन चारों तरफ हुक आलम था। कोई चरिंद परिंद या किसी किस्म की आवाज ना आ रही थी। क्लेओपेत्रा को जाने आसमान खा गया था या जमीन निकल गई थी। और फिर शकुंतला खुद ही हंसने लगी। वो समझ गई कि क्लेओपेत्रा चूंकि यहाँ पहले भी आ चुकी होगी, लिहाजा शकुंतला के डर से कहीं दूर निकल चुकी है। वैसे भी शकुंतला ने सोचा, मैंने कौन सा क्लेओपेत्रा का अचार डालना है। बहरहाल अगर मिल जाती तो जिस्मानी हाथापाई में भी वो मुकाबला न कर सकती थी और मैंने इसे खूब फेंटी लगानी थी। हो सकता है गला ही घोंट कर मार देती, लेकिन इतनी आसान मौत उसको मरना नहीं चाहिए। इन्हीं ख्यालों में गुम शकुंतला बैठी रही। ठंडी हवा की लोरियों थकावट की वजह से इसकी आंख बोझल होने लगी और वह सो गई। आंख खुली तो सुबह का उजाला हल्का हल्का फैल चुका था। इसने जल्दी से जूतों की तरफ देखा। वो पास ही पड़े थे। अचानक उसे दूर कहीं पानी बहने की आवाज आई। वो समझ गई कि दरिया नील कहीं करीब ही है। अब उसने डरते डरते तिलस्मी जूते पहने और उड़ने का सोचा तो अचानक ही उसे एक हफीफ झटका लगा और वो फजा में बुलंद होने लगी। तो खुशी से इसका पूरा जिस्म झूम उठा। इसका मतलब ये था कि क्लेओपेत्रा जूतों की रेस से दूर जा चुकी है। मजीद ये कि शकुंतला की अपनी ताकतें भी बहाल हो चुकी होंगी। ये सोचते ही शकुंतला फिर जमीन पर उतर आई और नागन का रूप धारने का सोचा। फुनकारी तो फौरन ही इसका जिस्म सुकड़ता चला गया। वो सांप बन चुकी थी। वो तरंग में आकर फन उठाए झूमने लगी। आज उसका मिशन मुकम्मल हो चुका था। अब वो फारग थी। शमाला के तिलस्मी जूते मिल चुके थे। इसकी अपनी ताकतें बहाल हो चुकी थी। अब वो दोबारा फुनकारी तो साफ सुथरे लिबास में लड़की बन गई। अब वो सुर्ख आतशी रंग की साड़ी में मलबूस थी। उसकी स्याह घनेरी बल खाती नागन जुल्फें सहरा की नीम सुबह के मुलजके में हवा से सरसराने लगी। शकुंतला का अंग अंग खुशी से नाचने लगा। एक अरसे बाद उसने खुद को हल्का फुल्का महसूस किया था। अरे इतनी खूबसूरत लड़की और अकेली। आवाज सुनकर शकुंतला पलटी तो अपने अकब में उसे 2 मकरू शक्ल घुटे हुए जिस्म के मालक अशखास नजर आए जो शक्ल सूरत से ही डाकू लगते थे। शकुंतला गहरी सांस लेकर रह गई कि सुकून का लम्हा कोई नहीं मिलता। वो चाहती तो इनसे उलझे बगैर ही खिसक सकती थी, मगर फिर ये सोचकर कि एक अरसे से इंसानी खून नहीं चखा, वो रुक गई और इन सहराई डाकुओं को देखने लगी जो खुद ही सांप के बिल में हाथ दे रहे थे। अब दोनों डाकू तेज तेज चलते हुए इसके करीब आ चुके थे। एक के हाथ में खंजर और दूसरे के हाथ में छोटी सी तलवार थी। कौन हो तुम लड़की? एक डाकू कड़क कर बोला। शकुंतला भी अब तफरीह के मूड में आ चुकी थी। अब उसे क्लेओपेत्रा या किसी और का डर खौफ ना रहा था। अब तो क्लेओपेत्रा भी सामने आ जाती तो वैसे मक्खी की तरह मसल कर रख देती। मैं अपने काफिले से बिछड़ गई हूँ, शकुंतला इत्मीनान से ने देखते हुए बोली। डार से बिछड़ी हुई कूंज और समंदर से निकल कर साहिल रेत में जज़ब होने वाली लहर का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तुम तो फिर भी लड़की हो और खूबसूरत, बल्कि जबरदस्त खूबसूरत, और हम ठहरे डाकू भरे काफिले लूट कर लड़की अगवा कर लेते हैं। तुम तो हमें अकेली बेयारो मददगार मिल गई हो। आप इसे अपनी बदकिस्मती समझो या हमारी खुशकिस्मती। बहरहाल अब चलो हमारे साथ। एक डाकू ने शकुंतला का बाजू पकड़ते हुए कहा। कहाँ? शकुंतला डरने की अदाकारी करते हुए बोली। ज्यादा दूर नहीं, बस समझो यहीं कहीं तुम्हें जाना होगा। फिर दूसरे डाकू ने झटपट ही अपनी जेबों से नायलॉन की रस्सी निकाली, शकुंतला के हाथ पुस्त पर बांधे और उसे साथ लेकर चल दिए। शकुंतला खुद भी तो जाना ही चाहती थी। उसे तो इंसानी खून पीना था, शरीफों का ना सही डाकुओं का ही सही। और फिर इस पर शकुंतला की हैरानी अरूज पर पहुंच गई कि जब उसने देखा कि थोड़े ही फासले पर 2 टीलों के पीछे रतीले मैदान में एक पुरानी इमारत थी जिसके इर्द गिर्द खारदार तार लगी थी और तार के अंदर ऊंची 4 दीवारें भी मौजूद थी और बाहर से वीरान और बसीदा नजर आने वाली इमारत अंदर से खासी खूबसूरत थी। दोनों डाकू शकुंतला को लिए हुए मुख्तलिफ राहदरियों में चलते चलते आखिरकार एक कमरे के सामने जा खड़े हुए और मखसूस अंदाज में दस्तक दी। अंदर से एक करखत आवाज उभरी जो शायद इजाजतनामा थी। दोनों डाकू दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल हो गए। अंदर जाते ही शकुंतला को अपने सामने सोने चांदी का एक ढेर नजर आया जिसके पास ही 10-12 डाकुओं का होल शराब के जाम लुटा रहा था। ये सब के सब फर्श पर दरी बिछाकर बैठे थे और इनके पास ही एक नौजवान लड़का और कम सिन नौजवान लड़की खड़ी थी जिनके हाथ पांव बंधे थे। एक डाकू उनके पास खड़ा था। नौजवान से कह रहा था, अगर आज शाम तक
अगर आज शाम तक तुम्हारा बाप अपनी दौलत लेकर यहाँ ना पहुंचा तो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बहन की इज्जत से हम सब बारी बारी खेलेंगे और फिर तुम दोनों को सांप से डसवा कर हला कर डालेंगे। डाकू की जानलेवा धमकी सुनकर लड़का गुगियाने लगा। जालमो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा कंजूस बाप कभी तुम्हें हमारी खातर अपनी दौलत न देगा। उसे औलाद से ज्यादा अपनी दौलत प्यारी है, वो कभी यहाँ नहीं आएगा। लड़के की बात सुनकर डाकू तैश में आ गया और जोरदार तमाचा इसके मुंह पर मारकर कहने लगा, अगर ये बात है तो फिर तुम्हें जिंदा छोड़ने का क्या फायदा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम जाबल, एक दूसरे डाकू ने उठकर कहा। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि वक्त जाया ना करो, इस मक्खन मलाई को मेरे हवाले कर दो क्योंकि बारी मेरी है और मैं इस लड़की को देख देख कर पागल हो रहा हूँ। तुम सब अपनी अपनी बारी पर मजे लूट चुके हो और अब मेरी बारी लड़की आई है तो कल से मुझे नहीं दी जा रही। डाकू की बात से हरीसपन नुमाया था। तुम सब्र करो साइमान, बेसब्रे ना बनो। एक और डाकू ने लड़की का मुतालबा करने वाले से तहमकाना कहा। शकुंतला अपने ज़हीन दिमाग से फौरन सारी बातों की तह तक पहुंच गई कि ये सहराई डाकू हैं और अगवा बराए तावान के तौर पर इन दोनों बहन भाई को अगवा करके लाए हैं और इनके अमीर बाप से उन्होंने तावान का मुतालबा कर रखा है जिसकी मोहलत आज शाम तक है। और दूसरी तरफ हर मिलने वाली लड़की इस डाकू की दस्तरस में दे दी जाती है जिसकी बारी हो। बारी जास्मान की है, इसलिए वह हसीनो जमील मगवी दुशीजा को देख देकर राल टपका रहा था। ये कौन है और कहाँ से लाए उसे? इन डाकुओं में से जो एक दराज कद और घुंघराले बालों वाला था शकुंतला को गहरी नजरों से तोलता हुआ बोला तो सब ने गर्दन फेरकर शकुंतला की तरफ देखा और फिर देखते ही रह गए। शकुंतला का हुस्न देखकर सबको सांप सूंघ गया। पता नहीं कौन है सरदार, रतीले मैदान में अकेली बेफिक्री से घूम रही थी, कहती है काफिले से बिछड़ गई हूँ। शकुंतला को लाने वाले ने सारी बात समझाई तो फक्तन ही इन डाकू में से एक घुटे हुए कद वाला क्री मकरू शक्ल डाकू उठ खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर जख्मों के अलावा चेचक के दाग भी थे। वह सीधा शकुंतला तक आया और उसका बाजू थामकर दांत निकालकर नाचने के अंदाज में उछलते हुए कहने लगा, आह ये बुलबुल मेरी हुई, अब मेरी बारी है। यह कहने के साथ ही इसने किसी का जवाब सुने बगैर शकुंतला को बाहों में भर लिया। डाकू की इस गुस्ताहाना हरकत से शकुंतला की खोपड़ी घूम गई। उसने मचल कर डाकू की बाहों का घेरा तोड़ा और फिर उल्टे हाथ को घुमाकर जोरदार थप्पड़ से उसका गाल सुरख कर दिया, जिससे सारा माहौल ही तब्दील हो गया। तमाम डाकू शकुंतला की इस जारहियत की वजह से इस्तरारी तौर पर अपनी जगह खड़े हो गए। लेकिन इससे पहले कि कोई बोलता सरदार बोल उठा, शागाल, इस लड़की को इसकी जुर्रत का मजा अभी सबके सामने चखाओ। सरदार की बात सुनकर चेचक ज़दा डाकू खिल उठा और बाजू खोलकर शकुंतला की सिमत पेशकदमी करने लगा। लेकिन सरदार ये मेरी है, अचानक साइमान ने मदाहलत कर दी। साइमान का मुतालबा सुनकर सब डाकू इसकी तरफ मतवजा हो गए। तुम्हारी वो है? सरदार गुस्से से पहले से मौजूद बंदी लड़की की तरफ उंगली उठाकर धाड़ा। अगर वो मेरी है तो फिर पहले मुझे वो मिल जाए, इसको बाद में ये लड़की दे दी जाए, वरना ये लड़की मुझे दी जाए। जास्मान की अपनी मंतक थी जिसे सुनकर सरदार आपे से बाहर हो गया। उसने तलवार मयान से खींच ली और गरजा, तेरी ये जुर्रत जास्मान के तू सरदार के फैसले से रूगिरदानी करे? शकुंतला ने हाथ उठाया। इस बात का फैसला मैं करती हूँ। शकुंतला की बात सुनकर सब ही इसकी तरफ मतवजा हो गए। मैं इतनी खूबसूरत और हसीन और जमील हूँ कि इन दोनों को मुस्तरद करती हूँ। मैं पसंद करूंगी और मुझे फहर हासिल होगा कि मुझे सरदार की ख्वाबगाह हासिल हो। शकुंतला की बात सुनकर सरदार फहर से गर्दन अकड़ाकर खड़ा हो गया। तूने बिल्कुल ठीक कहा लड़की, मुझे मंजूर है। सरदार शकुंतला की तरफ आते हुए बोला, मगर ये तो बता कि तेरे अंदर इतनी जुर्रत कहाँ से आई? इस जगह आकर तो बहादुर से बहादुर लड़की की बोलती बंद हो जाती है। सरदार तहसीन के डोंगरे बरसाते हुए शकुंतला को देखकर बोला, बात यह है ए दुनिया के बहादुर और हसीन जवान। शकुंतला सरदार के चेहरे पर अपनी नरम गुलाबी उंगली फेरकर बोली, मुझे पता है अब मैं भाग नहीं सकती और इन बदसूरत और बदतहजीब डाकुओं ने मुझे वैश्यों की तरह भिगोड़ना है, तो फिर क्यों ना तुम जैसे सुलझे हुए खूबसूरत इंसान के साथ वक्त गुजारा जाए। शकुंतला की दोटोक बात सुनकर दोनों डाकुओं के मुंह लटक गए और सरदार खिल उठा। आ मेरे साथ लड़की। सरदार शकुंतला को हाथ थामकर तकरीबन उसे घसीटता हुआ एक कमरे में ले गया जहाँ पूरे फर्श पर नरम गद्दा बिछा हुआ था। दरवाजा बंद करके सरदार ने शकुंतला को दबोच लिया, लेकिन फिर अचानक ही इसकी आंखें खौफ से उबल पड़ी क्योंकि शकुंतला इसके देखते ही देखते एक बहुत बड़े अजदे की सूरत इख्तियार कर गई। इस मंजर को देखकर सरदार की आवाज जैसे हलक में ही फंस कर रह गई। लेकिन अगले ही लम्हे शकुंतला दोबारा इंसानी शक्ल में आ गई, लेकिन अब की बार एक चमचमाती धारदार तलवार इसके हाथ में थी। इससे पहले कि सरदार कुछ समझता, शकुंतला ने तलवार का एक जोरदार वार सरदार की टांगों पर किया। सरदार की एक टांग कट कर दूर जा गिरी। ये सब कुछ शकुंतला ने इतनी सूरत से किया कि सरदार कोई मजाहमत न कर सका। सिर्फ एक चिंगाड़ नुमा चीख इसके मुंह से निकली और वो माहिए बेआब की मानत फड़कने लगा। लेकिन इसी स्ना में शकुंतला दूसरा वार इसके बाजू पर कर चुकी थी। सरदार का एक बाजू आधा कटकर लटक गया। सरदार लोटन कबूतर की तरह
फिरकियां खाने लगा। लेकिन शकुंतला इत्मीनान से मुस्कुराते हुए अपने काम में मसरूफ रही और सरदार के दोनों बाजू टांगे काट डाली और जहां बल्लभ सरदार के खून से अपनी प्यास बुझाने लगी। सरदार की चीखें सुनकर तमाम डाकू दरवाजा धड़धड़ाने लगे, लेकिन मजबूत दरवाजा तोड़ना इतना आसान न था। जब तक उन्होंने दरवाजे को शाने मार मार कर तोड़ा, शकुंतला सरदार का सारा खून अपने मैदे में मुंतकिल कर चुकी थी। डाकू दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, लेकिन फिर उल्टे कदमों सर पर पांव रखकर एक दूसरे को रोनते हुए बाहर की सिमत दौड़े लगा दी, क्योंकि शकुंतला चुड़ैल की शक्ल में खड़ी इनकी तरफ तक रही थी। डाकू भाग गए तो शकुंतला अपनी असल सूरत में वापस आ गई और इन मगवी बहन भाई के पास पहुंच गई जो अभी तक बंधे हुए थे। डाकू तो सारे के सारे कहीं तितर बितर हो चुके थे। शकुंतला ने सोचा कि कभी कोई अच्छा काम भी कर लेना चाहिए, लिहाजा इसने दोनों की रस्सियां खोल दी। दोनों तशक्कर मेज नजरों से उसे देखने लगे। राजू संध्या और शिल्पा को माफ कर चुका था। तीनों की अब सुलह हो चुकी थी। अब वो दोस्तों की तरह हो चुके थे। अब राजू इनसे बिलजबर पेश न आता। पहले राजू सारा दिन अकेला बैठा बोर होता रहता और जुमाइयाँ लेते रहता। अब वो तीनों शरारतें करते और खिलखिलाते रहते। इस हवेली से बाहर ना राजू ना कभी संध्या और शिल्पा ने बाहर जाने का नाम लिया। हमजाद का काम अब सिर्फ निगरानी करना रह गया था। तीनों कभी टीवी देखते, ताश खेलते, अच्छे अच्छे खाने पकाकर खाते, सो जाते। दिन गुजरते जा रहे थे। राजू को अलबत्ता ये फिक्र खाई जा रही थी कि शिमाला वापस न आई थी। हालांकि इसने 2 दिन बाद वापस आने का कहा था, लेकिन अब तो महीना भर होने को आ गया था। एक दिन तंग आकर राजू ने शिमाला की हमजाद को अपने पास बुला लिया, जो सारा दिन हवेली में ही साय की इमारत भटकती रहती। राजू की तलबी पर हमजाद आ गई। शिमाला के बारे में कोई खबर दे सकते हो? राजू ने हमजाद से सवाल किया। संध्या और शिल्पा भी इस वक्त पास ही बैठी नाश्ता कर रही थी। राजू का सवाल सुनकर शिमाला की हमजाद ने चौंक कर राजू की तरफ देखा, फिर देखता रहा। इसकी आंखों में उदासी और खालीपन था। फिर राजू के देखते ही देखते हमजाद की बाएं आंख से एक सियाल कतरा गिरा और गिरते ही चिप्स के फर्श पर जज़ब हो गया। जिस जगह कतरा गिरा वहां स्याह दाग सा बन गया। जाओ हमजाद, शिमाला की खबर लेकर आओ। कतरा जमीन पर गिरा तो पटक की आवाज सुनकर संध्या और शिल्पा ने चौंक कर देखा, फिर एक दूसरे को मानी खेज नजरों से देखने लगी। आप शिमाला की बात करते हो राजू साहब? हमजाद मिनमनाई। मैं तो खुद भी चंद लम्हों की मेहमान हूँ। राजू बुरी तरह चौंका। हमजाद ने सर झुका लिया और कहने लगी, शिमाला अपनी बका की जंग लड़ते लड़ते हार गई हैं। बस वो अब लश्कर लाल की गुलामी में जाया ही चाहती हैं। हमजाद का इनकशाफ राजू पर बिजली बनकर गिरा। इसके साथ ही शिल्पा के चेहरे पर एक गुलाबी रंग लम्हे भर को बिखरा और फिर मादूम हो गया। तो क्या? राजू के मुंह से अल्फाज ना निकल रहे थे। हाँ राजू साहब, हमजाद फिर कहने लगा। वो जैसे ही शंकर लाल की गुलाम बनेगी, मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप मुझे कबल अज़ वक़्त जाने की इजाज़त दें तो मैं शिमाला जी की मदद करने की पोजीशन में हूँ। शायद मेरे जाने से हालात बेहतर हो जाएं, मगर आपकी इजाज़त ज़रूरी है। हाँ, तुम जाओ जल्दी करो। राजू ने कहा तो इजाज़त मिलते ही हमजाद आहिस्ता आहिस्ता डोलने लगा, जैसे झूम रहा हो। झूमते झूमते वो धुआं बनने लगा, फिर धुआं हवा में तहलील होने लगा, फिर रफ्ता रफ्ता धुआं गायब हो गया। राजू सकते की हालत में था। अचानक उसे किसी गहरी सांस की आवाज सुनाई दी तो वो शिल्पा थी। लम्हे भर को राजू को यूं लगा जैसे शिल्पा ने गहरे इत्मीनान की सांस ली हो। राजू का दिल बैठने लगा। वो समझ गया कि हालात की डोर इसके हाथ से फिसल रही है। कुछ देर वो खामोश बैठा रहा। संध्या और शिल्पा ने नाश्ता करके कुर्सियों की पुष्ट से सर लगाकर आंखें मूंद ली थी। अचानक एक ख्याल राजू के ज़हन में बिजली बनकर कौंधा और वो किसी ख्याल के तहत एक झटके से उठ खड़ा हुआ। राजू ने फौरन पैंट के पुश्ती पॉकेट से अपना पर्स इस ख्याल से निकाला कि नोटों से भरा हुआ हो। फिर ये देखकर इसे ढेरों इत्मीनान हुआ कि अभी ये ताकत इसके पास मौजूद है। वो इसी डर से चौंका था कि शायद कहीं नोटों की पावर से महरूम ना हो चुका हो। अगर ऐसा हो गया तो वो फिर कहीं का ना रहा। राजू को इत्मीनान देकर शिल्पा ने उसे अजीब सी नजरों से देखा। क्या हुआ राजू? शिल्पा ने गहरी नजरों से उसे घूरते हुए सवाल किया। राजू जैसे सोचों के भंवर से निकल आया और फिर शिल्पा और संध्या पर तायराना निगाह दौड़ाकर फिर सोचों के जजीरे में भटकने लगा। कलील लम्हात इसी कैफियत में गुजारने के बाद राजू ने गहरी सांस ली और इनकी तरफ मतवज्जा हो गया। फिर सिगरेट सुलगाने लगा। गहरा कश लगाने के बाद मुंह नाक की चिमनियों से धुआं हर्ष करते हुए कहने लगा, शिल्पा मैं चाहता हूँ कि गुज़िश्ता तमाम इख्तलाफात दफन कर दिए जाएं और जैसा कि हम अच्छे दोस्तों की मानद रह रहे हैं ऐसे हमेशा रहें। क्या कहती हो तुम इस बारे में? राजू की बात सुनकर शिल्पा ने जुल्फों को झिल्लाया और राजू की कुर्सी की पट्टी पर आकर टिक गई और राजू का चेहरा अपने हाथों के प्याले में थाम कर उसकी आंखों में बराह रास्त झांकते हुए गहरी नशीली ज़ात शिकर मुस्कुराहट से बोली, राजू डार्लिंग, हम तुम्हारे रहमो करम पर थे। तुम चाहते तो हमें कत्ल भी कर सकते थे, मगर तुमने मुनासिब बदला लेकर हमें माफ। तुम्हारे आला ज़रब को हम नहीं भूल सकते। अभिषेक पहले मेरा मुंह बोला बाप ही था, लेकिन फिर इसने मुझे तन्हाइयों में असल शैतानी चेहरा दिखाया। अब तो हैर मर चुका है। अब मेरा फैसला है कि मैं सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। संध्या को भी साथ रखूंगी क्योंकि उसका भी दुनिया में कोई नहीं। शिल्पा की बात सुनकर राजू ने इसकी कमर में हाथ डालकर कस लिया। शिल्पा की मुस्कुराहट, मेरा भी दुनिया में कोई नहीं है शिल्पा, जरा हालात नॉर्मल हो जाए। मेरी पहली ख्वाहिश तुमसे शादी है।